थोड़ी देर बाद जब वह अली साहब से अलग हुए तो अपना होश संभाला, अपने आंसू पोंछे और अपने स्टाफ को खिताब करते हुए कहा, मेरे प्यारे साथियों, ये सब आपके साथ, आपकी मोहब्बत, आपकी कड़ी मेहनत और आपकी दुआओं का नतीजा है कि जो काम करीब 1.5 साल से लटका ही हुआ था और जिस पर कम से कम हम तो उम्मीद छोड़ ही चुके थे, अल्लाह के फजल से आज वो मुश्किल आसान हो गई है और आज हमें परमिशन मिल गई है, और वह भी बिना एक पैसा घूस खिलाए। जबकि इसी काम के लिए कई बड़ी फर्मों ने लाखों की घूस दी है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि वह आप सबको खूब खुश रखे, खूब बरकत दे और आपके घर परिवार आबाद रहें, फूल एफले। और इस कंपनी के लिए आप दिल लगाकर काम कीजिए जिससे इस तरह की कामयाबियों के मौके बराबर हमें मिलते रहें। पूरे स्टाफ ने पुरजोर ताली बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। ऑफिस का प्यून श्रीकांत तुरंत ही बोला, और साहब, मिठाई, उस पर तो कुछ कहा ही नहीं। सारा स्टाफ ठहाका मारकर हंस पड़ा। सैयद साहब ने भी हंसते हुए कहा, श्रीकांत बाबू, मिठाई तो आप ही लाएंगे। यह कहकर तुरंत ही अपनी जेब से 100 रुपए के 5 नोट निकालकर श्रीकांत के हाथ पर रख दिए और कहा, जाइए और पूरे पैसे के गुलाब जामुन ले आइए, एक भी पैसा वापस मत लाइएगा। पूरे स्टाफ ने फिर से भरपूर ताली बजाई और फिर सब अपनी अपनी जगह चले गए। श्रीकांत मिठाई लेने बाजार की ओर दौड़ गया था। सैयद साहब और अली साहब बेहद खुश थे और शुजा, मुराद और सरवर के साथ वो सभी सैयद साहब के चैम्बर में पहुंचे। अपनी बड़ी सी आरामदायक कुर्सी पर सैयद साहब ऐसे धंस गए जैसे सिर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्होंने कुर्सी पर बैठकर सिर पीछे की ओर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अली साहब इस बात को बखूबी समझ रहे थे और मुस्कुराते हुए सैयद साहब के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। मुराद, शुजा और सरवर अभी खड़े ही थे। एक दूसरे के लिए खूब प्यार मोहब्बत होने के बाद भी ऑफिस का अनकहा दायदा यही था, वहां चाहे मुराद हो या शुजा या फिर सरवर, सभी स्टाफ की तरह से ही रहते थे और यह कि सैयद साहब के कहने पर ही कोई बैठ सकता था। केवल अली साहब को ही इस दायरे से बाहर रखा गया था। सैयद साहब के बेहद वफादार अली साहब ने खुद अपने बेटे सरवर को समझा रखा था कि किसी सूरत में ऑफिस का फायदा टूटना नहीं चाहिए। यह सभी के लिए बराबर ही था। कुछ पलों के बाद जब सैयद साहब की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बच्चे खड़े हैं। उन्होंने तुरंत ही उनसे कहा, अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए न। बच्चे फिर कुर्सियों पर बैठ गए। लंबी सांस छोड़ते हुए सैयद साहब मुस्कुराहट के साथ अली साहब से बोले, चलिए 1.5 साल बाद ही सही, ये मुश्किल तो आसान हुई, हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे। अली साहब ने भी हंसकर कहा, मिर्जा का कमाल है सब सैयद साहब। हम लोग तो कितनी ही बार लखनऊ गए, कपूर साहब से मिले, कितनी अर्जियां दी, जितने ऑब्जेक्शन आए सभी को करेक्ट करके बार बार भेजा लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ हमारा शेर, हमारे मिर्जा एक बार जाकर मिले और न जाने कौन सी घुट्टी पिला दी कपूर साहब को कि तुरंत ही यह सरकारी फरमान इस लिफाफे में सज-धज कर आ पहुंचा। मुराद और शुजा की मुस्कान गायब हो गई और दोनों अली साहब की ओर देखने लगे। इन सबसे बेखबर अली साहब बोल रहे थे, सच पूछिए तो सैयद साहब, उम्मीद तो हमने भी छोड़ ही दी थी, फिर भी दिल की किसी कोने में एक उम्मीद थी कि मिर्जा गए हैं लखनऊ, कुछ तो करके आएंगे ही। ऐसा तो नहीं हुआ अब तक कि मिर्जा ने कोई काम हाथ में लिया हो और खाली हाथ ही आए हों। यही सोच के लगता था कि क्या पता मिर्जा की कोई तरकीब काम कर ही जाए और हमें परमिशन मिल जाए। और अल्लाह का करम देखिए, मिर्जा की तरकीब काम कर ही गई। बिल्कुल सही फरमाते हैं आप अली साहब। न जाने क्या जादू खेल कर आए, मिर्जा की इतने दिनों से लटका हुआ यह काम आज हो ही गया। सैयद साहब ने कहा, फरीद का काम भी दिल्ली में सही रास्ते पर चल रहा है, वहां भी मिर्जा ने अपना जोर लगाया हुआ है।
उम्मीद है कि हमें दिल्ली में भी अपना कारोबार जमाने की खुशखबरी जल्द ही मिल जाएगी, अली साहब ने कहा। इसी तरह से कुछ कुछ बातें उन लोगों ने की और फिर तीनों बच्चे अपनी अपनी जगह पर चले गए। केवल अली साहब सैयद साहब के साथ वहां बैठे थे। सैयद साहब ने उनसे कहा, अली साहब, मैं ज्यादा देर आज यहाँ दफ्तर में नहीं रुकूंगा। अभी 1-1.5 घंटे तक कामकाज देखूंगा, फिर मैं घर चला जाऊंगा। जहांआरा भी आ गई होगी घर। आप भी याद करके शाम 4 बजे तक चले आइएगा अकेले। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, याद है न आपको? जी जी सैयद साहब। अकेले ही आ जाएंगे हम, अली साहब ने कहा। फिर वह भी कमरे से बाहर निकल गए। अगले 1-2 घंटे तक सैयद साहब दफ्तर और कारखाने में घूमते रहे और फिर ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और अपने घर की तरफ निकल गए। शुजा कारखाने में ही घूम रहे थे और मशीनों पर चलता हुआ काम देख रहे थे। लेकिन मुराद के दिमाग में खलबली मची हुई थी और वह सीधे ही शुजा के पास पहुंच गए। मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने दूर से ही ऊंची आवाज में पुकारा, भाईजान। शुजा ने उनकी ओर देखा। मुराद ने कहा, थोड़ा इधर आइएगा, बात करने हैं कुछ। शुजा एक मशीन पर काम कर रहे कारीगर को कुछ बातें समझाकर अपने कपड़े झाड़ते हुए मुराद के पास आए। कहिए मुराद। मुराद ने कहा, आइए चलते हुए बात करते हैं थोड़ा, और दोनों साथ में ही कारखाने में घूमने लगे। शुजा ने कहा, चलिए बताइए अब। मुराद ने चिढ़कर कहा, मैं हैरान हूँ कि आपको कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है। शुजा ने ताज्जुब किया, अरे क्या हो गया? मुराद ने सीधे कहा, अब ये कानपुर और माधवपुर वाला मामला भी सुलझ गया। शुजा ने कहा, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई है अब्बा हुजूर। और अली साहब पिछले 1.5-2 साल से परेशान थे इसके पीछे। कितनी दफा तो लखनऊ के चक्कर भी लग चुके थे, अब जाकर बात बनी है। कारोबार बढ़ना तो अच्छा ही है ना, जितना कारोबार बढ़ेगा उतना ही पैसा आएगा, उतना ही मुनाफा बढ़ेगा। मुराद ने कहा, बात ये नहीं है कि अब हमारा कारोबार बढ़ेगा, बात ये है कि अब्बू और अली साहब के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि यह मामला मिर्जा की वजह से सुलझा है और अब इस वजह से मिर्जा का कद कारोबार में भी और घर में भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। बात समझ रहे हैं न आप? शुजा मुराद को देख रहे थे। अली साहब को देखा, उछल कर बोल रहे थे, हमारा शेर मिर्जा, हमारा शेर मिर्जा, जैसे हम लोगों ने आज तक कारोबार की बेहतरी के लिए कुछ किया ही नहीं है। मुराद की जलन साफ जाहिर हो रही थी। शुजा अभी भी खामोश थे। अली साहब कह रहे थे कि वहां दिल्ली में भी फरीद भाई का काम सही रास्ते पर है और मिर्जा ने भी पूरा जोर लगा दिया है। उम्मीद है कि वहां से भी अच्छी खबर जल्द आएगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप भाईजान? दिल्ली के कारोबार से भी होने वाले पूरे मुनाफे पर भी मिर्जा और फरीद भाई का ही हाथ रहेगा। शुजा चुपचाप मुराद की बातें सुन रहे थे। इसका सीधा सा मतलब यह कि कारोबार की सारी मलाई फरीद भाई और मिर्जा मिलकर खाएंगे और हमारे और आपके हिस्से में आएगा बड़ा सा ठेंगा। मुराद ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा शुजा की तरफ दिखाते हुए चिढ़कर कहा। शुजा ने मुराद से कहा, ऐसा नहीं होगा मुराद। अब्बू हैं अभी और उन्होंने कारोबार में हमारी मेहनत भी देखी है, वो कतई कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। मुराद ने फिर कहा, और जब अब्बू नहीं रहेंगे तो उनकी भी उम्र हो चली है, तबीयत भी नासाज ही रहती है। अब्बू के न रहने पर हमारे बीवी बच्चे क्या करेंगे? क्या फरीद भाई और मिर्जा के आगे हाथ फैलाएंगे? शुजा खामोश रहे। मुराद ने कहा, थोड़ा सोचिएगा जरूर भाईजान इस पर, और इतना कहकर मुराद चले गए। शुजा अभी भी अपनी जगह खड़े थे और मुराद की कही बातों को मन ही मन तौल रहे थे। उसी रोज सुबह करीब 11 बजे जब सैयद साहब अपने दफ्तर में थे, जहांआरा अपने बच्चों के साथ अपने मायके आ गई थी।
करीब 1 बजे के आसपास सैयद साहब वापस आ गए थे। दोपहर के खाने के बाद करीब 2 बजे वह अपने वालिद के कमरे में गई ताकि सैयद साहब को उनकी दवाओं की याद दिलाई जा सके। दवाओं के मामले में सैयद साहब काफी लापरवाह थे और अक्सर दवाएं वक्त पर लेना भूल जाते थे। उस वक्त सैयद साहब अपने कमरे में बिल्कुल अकेले थे और दीवार पर लगी अपनी मरहूम बेगम की एक बड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के आगे उसे देखते हुए बिल्कुल खामोश खड़े थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि पीछे दरवाजा खोलकर जहांआरा कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे में सिर्फ खिड़कियों से आने वाले हवा के झोंकों की ही आवाज आ रही थी और बीच बीच में सैयद साहब की सिसकियां इस खामोशी को तोड़ रही थी। रुखसार ने जहांआरा को अब्बू के कमरे की तरफ जाते देख लिया था और तेजी से जहांआरा के पीछे पीछे उस ओर भागी थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि सैयद साहब जहांआरा के साथ कुछ खास बात करना चाहते थे और रुखसार को उस बात से बेखबर रखना चाहते थे। वह सैयद साहब के कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर